चलो तो अभी हम स्टार्ट करें कंसाइनमेंट। जैसा मैंने कल बताया था कंसाइनमेंट स्टार्ट करें। चलो बैठ जाओ। हाँ ध्यान देना यहाँ पे। अभी हम स्टार्ट करें कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में बेसिकली क्या होता है, ओके एक पर्सन, एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, इफ वन पर्सन इज विलिंग टू एक्सटेंड हिज बिजनेस ओके इन अनदर सिटी, दूसरे सिटी में वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, वो वहां पे जगह ले सकता है, जगह लेके वहां पे स्टाफ रख सकता है, यहां से गुड्स भेजेगा, वो जो स्टाफ है वो उसका ही है ऑब्वियसली, वो जो स्टाफ है, वो जो एम्प्लॉय है, वो किसने रखा हुआ है, ठीक है, वो ओनर ने, और वही बेचेगा और पूरा प्रॉफिट खुद रख लेगा और बाद में एम्प्लॉय को पेमेंट कर देगा। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रिस्क कितना ले रहे हो, कि आपको वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, वहां पे एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, तो उसके लिए जो खर्च लगता है, जो आप एक्सपेंसेस इनकर करते हो, तो एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसी की बजाय आपने सुना होगा एजेंसी मिलती है किसी कंपनी की, एजेंसी मिलती है मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो कंपनी खुद जगह नहीं लेगी, जगह वगैरह लेने का आपको ही काम देखना है, ठीक है, वो कंपनी गुड्स सप्लाई कर देगी, गुड्स बेचो और उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमीशन आप ले लो। मतलब मैक्सिमम जो आप देखते हो, जो भी कार्स है, कार्स बेचे जाते हैं, वो किस में बेचे जाते हैं, एजेंसी, कंपनी खुद के आउटलेट्स नहीं होते। कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है कि एक किसी पर्सन को एजेंसी देती है, और वो एजेंसी जिसे मिली है वो खुद रेंट पे या खुद का शोरूम लेता है, वहां पे एक खुद का स्टाफ रख देता है, और उसके बाद में गुड्स बेचता है, गुड्स बेच के जो कमीशन आ गया उसमें से वो खर्चा खुद का देख लेता है। अभी इसमें से ऑप्शन कौन सा बेटा है, अगर आपका वो सिटी में बहुत बड़ा बिजनेस रहने वाला है तो शायद से आप खुद भी आउटलेट स्टार्ट कर दो, खुद की जगह, खुद के एम्प्लॉइज, ये स्टार्ट कर सकते हो, बट उसका मैनेज करना भी प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि आपको यहां से ध्यान देना पड़ेगा कि वहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी को एजेंसी दे दी तो उसको पैसे कमाने हैं, वो तो क्या करेगा, खुद से ध्यान देगा। तो ऐसे केस में आपको बिजनेस एक्सटेंड करना है अलग अलग सिटीज में, तो कहां तक पॉसिबल है कि आप खुद जाके, खुद जगह लेके, खुद के एम्प्लॉइज रख के वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर सको। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कि नहीं, जो भी प्रॉफिट हो वो मेरा ही होना चाहिए, इस वजह से मैं खुद की जगह लूंगा, खुद वहां पे क्या कि एम्प्लॉइज रखूंगा, वो एम्प्लॉइज बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा वो पूरा मेरा होगा और खर्चे मैं देख लूंगा। बट कितना आप ध्यान दे सकते हो, कितने हद तक ये पॉसिबल है, कितने एक्सटेंट तक ये पॉसिबल है। एक हाथ सिटी में हो सकता है, 2 सिटी में हो सकता है, बट ये कितने हद तक पॉसिबल है, इस वजह से आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन क्या है, यू कैन गिव एजेंसी। वो जो एजेंसी बेसिकली आपने कंसेप्ट देखा है, आज तक सुना हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, कंसाइनमेंट। उसमें एजेंट को क्या दिए जाते हैं, गुड्स दिए जाते हैं, वो कहा जाता है ये गुड्स बेचो, उसका 20% कमीशन तुम्हें मिलेगा, उसमें से तुम्हारा खर्चा देख लो, डिपेंड्स, क्लियर। तो उस केस में वहां पे जो भी खर्चे आता है गुड्स भेजने के लिए, वो सभी हम देख लेंगे, उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिल जाएगा। तो हम वहां पे एक एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, जो एजेंट ये बिजनेस देखेगा, बिजनेस करेगा और बाकी पैसा मुझे देगा 20% कट करके, या उसका 10% हो दो, ठीक है। तो उसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं। कंसाइन का मतलब क्या, टू कंसाइन मतलब क्या, टू सेंड, भेजना, क्या भेजना, गुड्स, ठीक है, गुड्स मिलेंगे अदर पर्सन को, तो आगे का पर्सन क्या करेगा, उसे बेच देगा, बेचने के बाद में जो भी पैसे मिले उसमें से कमीशन कट कर लेगा, उसने जो बिहाफ में, किसके, कंसाइनर के बिहाफ में जो खर्चे किए वो माइनस होंगे, और बाकी बचा हुआ पैसा किसे देगा, कंसाइनर को, क्लियर। तो ये वहां पे चलने वाला है, तो यहां पे ध्यान देना कैसे कंसाइनमेंट कैसे चलता है। हाँ यहां पे देखो, हाँ हाँ देखो, कंसाइन और कंसाइनी, मतलब यहां पे ए है और बी, ए क्या करेगा, गुड्स भेजेगा, ठीक से समझना, गुड्स भेजेगा, और गुड्स के साथ साथ वो क्या भेजेगा, गुड्स कितने भेजे उसका डिस्क्रिप्शन बताने के लिए, जैसे गुड्स सेल होने के बाद में इनवॉइस बनता है ना,
वैसे वो प्रोफार्मा इनवॉइस बनाएगा। प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है? विच इज सिमिलर टू इनवॉइस बट विच इज नॉट इनवॉइस। इनवॉइस कब बनता है? सेल के बाद। क्या हम यहाँ पे गुड्स सेल करें? नहीं, उसे सिर्फ गुड्स भेज रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि तुम गुड्स सेल कर दो मेरे भी आप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? गुड्स के साथ साथ क्या भेजा? प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस मतलब क्या होता है? विच इज सिमिलर टू इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस में क्या लिखा होता है? गुड्स कितने थे, कितने प्राइस पे सेल हो गए, ठीक है, टोटल गुड्स कितने हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो वैसा एक प्रोफार्मा इनवॉइस भेजेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोफार्मा इनवॉइस, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज इनवॉइस? इनवॉइस कब बनता है? सेल में, और ये सेल हुआ है नहीं, तो इस वजह से कौन सा इनवॉइस? प्रोफार्मा इनवॉइस कहा जाता है। मतलब इनवॉइस जैसा एक वहां पे कहीं उस फॉर्मेट में बनाया गया है। आगे बी क्या करेगा? गुड्स अपने पास लेगा, ठीक है। उसके बाद में बी क्या करेगा? आगे उसे सेल कर देगा, सेल कर देगा, कस्टमर को सेल करेगा। अभी कस्टमर को सेल करने के बाद में, कस्टमर को सेल किया उसने, कस्टमर को सेल करने के बाद में पैसे मिलेंगे, राइट। उसके बाद में क्या होगा? ये पहला स्टेज गुड्स भेज दिया, बाद में सेल हो गया, बाद में कैश आ गई, और बाद में वहां पे उसने क्या किया? सेटलमेंट। सेटलमेंट का कैलकुलेशन बोलो, सेटलमेंट का कैलकुलेशन कैसे कैसे होगा? सेल प्रोसीड्स कितने आए टोटल पैसे? सेल प्रोसीड्स, राइट, सेल प्रोसीड माइनस उसके बाद जितने गुड्स बेच के जितने पैसे आए, माइनस क्या करेगा? माइनस क्या करेगा बोलो? कमीशन। और क्या माइनस करेगा? एक्सपेंसेस जो उसने कंसर्नों की बिहाफ में की है, ऐसे एक्सपेंसेस माइनस करेगा। तो एक्सपेंसेस माइनस कमीशन, और क्या माइनस करेगा? एनी एडवांस, एनी एडवांस, कुछ एडवांस दिया गया हो तो एनी एडवांस। तो ऐसी केस में यहां पे आपको मिलेगा सेटलमेंट अमाउंट, और ये सेटलमेंट अमाउंट कौन किसे देगा? कंसाइनिंग कंसाइनर को, ठीक है। तो ये सेटलमेंट अमाउंट भेज दी जाएगी, अमाउंट भेज दी जाएगी, और साथ में क्या भेजा जाएगा? क्या भेजा जाएगा? कौन सा डॉक्यूमेंट? क्या? अकाउंट सेल। क्या भेजा जाएगा? अकाउंट सेल। अभी अकाउंट सेल होता क्या है? अकाउंट सेल क्या होता है? जो ये ट्रांजैक्शन हो गए, जो जो हुआ है वो डिटेल्स उस अकाउंट सेल में लिख देंगे और भेज देंगे साथ में अमाउंट। अकाउंट सेल डिस्क्राइब करता है कि उसके पास कितने गुड्स भेजे थे, उसमें से कितने बेचे, कितने उधारी पे बेचे, उसमें से कितने पैसे मिले, कितने बैड डेट्स है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्क्लोज इन द क्या? अकाउंट सेल। और अभी ए को अकाउंट सेल मिल गया, ए को क्या मिल गया? अकाउंट सेल। अभी ए को अकाउंट सेल मिल गया, आगे ए क्या करेगा? ए क्या करेगा? उससे बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। वो क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। ए विल प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ आ गया? कंसाइनमेंट अकाउंट बना देगा। तो ये स्टेप थी 3, ये कौन सी थी? 4, बाद में क्या हो गया? 5, ये हो गया 6। कंसाइनमेंट अकाउंट, ईच सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कंसाइनी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? मतलब एक कंसाइनी के साथ जो ट्रांजैक्शन किया वो प्रॉफिट में चल रहा है, वो कंसाइनमेंट, या लॉस में चल रहा है, ये अलग से पता करना पड़ेगा ना भाई। मतलब जिसके साथ लॉस में चल रहा है कंसाइनमेंट, उसके साथ आगे अगले टाइम कंसाइनमेंट करना है कि नहीं, ठीक है, ये हम सोच सकते हैं। मतलब पहले क्या हुआ बोलो? ए ने बी को गुड्स भेजे, गुड्स के साथ क्या भेजा? बोलो, आवाज आना चाहिए। गुड्स के साथ क्या भेजा? प्रोफार्मा इनवॉइस। अगे गुड्स मिल गए, बी ने आगे क्या किया? सेल। सेल से क्या मिले? पैसे। पैसे मिलने के बाद में पर्टिकुलर पीरियड के बाद में क्या होता है? सेटलमेंट। सेटलमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है? सेल प्रोसीड्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस कमीशन माइनस एडवांस, एनी एडवांस। कोई अगर एडवांस दिया हो, दो टाइप के एडवांस होते हैं, वन इज नॉर्मल एडवांस, अनदर इज एडवांस एज एन सिक्योरिटी। वो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। ओके, और सेटलमेंट अमाउंट हो गई, और सेटलमेंट अमाउंट भेजी जाएगी, उस साथ में क्या भेजा जाएगा? अकाउंट से, ठीक है। और एक को क्या मिलेगा?
ए को जब अकाउंट सेल मिलेगा तो वो बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बना देगा? कंसाइनमेंट अकाउंट बना देगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट? नो। अभी ये जो एडवांस है वो एडवांस क्या होता है? एडवांस दो टाइप का होता है। ये लिख रहे हो क्या? ये लिखा है क्या? नहीं, लिख लो। सर ने क्या मस्त रंगोली बनाई ना, ऐसा देख रहे हो जैसे कि अभी मुझे प्राइज ही देने वाले हो। डन? नहीं, चलो लिखो फटाफट। बड़ा दिखने जा। कुछ तो भी कर लो, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। इतने पास का दिखाई नहीं देता है मतलब। हाँ, ये स्टेप्स लिख देना 5 नंबर, ये जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। ठीक है, तो ये 1 2 3 जो मैंने लिखा है ना वो डेफिनेटली लिख देना, ये लिखना है। अकाउंट सेल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कैलकुलेशन। हाँ, तो सेटलमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, कितने गुड्स भेजे थे, उसमें से कितने बेचे, कितने पैसे आए, कितने उधारी पे थे, ठीक है, बैड डेट्स कितने हो गए, सब कुछ। कंसाइन, ये एरो देखो ना ऐसा, ये देखो ऐसे 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 ज़्यादा है। हाँ, समझा? इस वजह से वो एरो मैंने दिखा दिया ना कहाँ से कहाँ पे ज़्यादा है। हाँ, हो गया। ये ऊपर का लिख के हो गया ना। और प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट।
अभी एडवांस में आप देखते हो, ये जो एडवांस है उसमें आप देखते हो, तो एडवांस हम कह सकते हैं वन इज नॉर्मल एडवांस एंड अनदर इज एडवांस एज एन सिक्योरिटी। एडवांस एज एन सिक्योरिटी, पहला कौन सा होता है? नॉर्मल एडवांस। दूसरा कौन सा होता है? एडवांस एज एन सिक्योरिटी। अभी नॉर्मल एडवांस क्या होता है और एडवांस एज एन सिक्योरिटी क्या होता है? पहले एडवांस एज एन सिक्योरिटी समझो। तो ये मतलब आपको लगता है कि मैं किसी नए कंसाइनी के साथ पहली बार कंसाइनमेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे केस में डर ये भी लगता है ना कि कहीं ये जो गुड्स भेजे हैं मैंने, वो गुड्स बेचेगा और पैसे लेके भाग जाएगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है ना, मतलब पैसे ही वापस नहीं मिले। मतलब जिसके साथ आप 10 साल से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जिसका कभी प्रॉब्लम नहीं आया, आप उसको बोलोगे चलो एडवांस की कोई जरूरत नहीं, गुड्स लेके जाओ और बेचने के बाद में पैसे भेज देना, जिनके साथ 10 साल से ट्रांजैक्शन चल रहा है। बट कोई नया कंसाइनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एक काम करो, पहले कुछ एडवांस दे दो और बाद में गुड्स लेके जाओ। और लगता है तो जब तुम पैसे दोगे ना वापस, उस वक्त वो एडवांस एडजस्ट कर लो, ठीक है। मतलब मान लो तुम गुड्स लेके जाओ हमारे पास से 10 लाख का, तो आप 10 लाख का एडवांस दे दो। सामने वाला क्या बोलेगा? सर 10 लाख अपने पास नहीं है, गरीब आदमी हूं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कुछ तो एडवांस दे दो, तो वो रेडी हो गया 6 लाख का एडवांस देने के लिए। उसने 6 लाख का एडवांस दे दिया। अभी ये जो 6 लाख का एडवांस है, अभी ये जो 6 लाख का एडवांस है वो किसके पास पड़ा रहेगा? ए के पास। समझा गया? ए के पास एडवांस पड़ा रहेगा। और उसने क्या बोला? जब वो गुड्स बेचोगे तब एडजस्ट कर लेना। अभी बी ने क्या किया? 10 लाख के गुड्स में से 10 लाख के बदले में 6 लाख का एडवांस दिया ना। कंसाइन ने क्या सोचा होगा? चलो 10 लाख अपना कॉस्ट प्राइस ही 6 लाख है, तो उतना तो कम से कम एडवांस ले लेते हैं। तो कंसाइनर डिसाइड करेगा कि मुझे इतना एडवांस चाहिए, तो उसने 6 लाख का एडवांस दे दिया कंसाइनी ने कंसाइनर को, तो 6 लाख का एडवांस दे दिया। अभी ये जो बी है उसने गुड्स बेचे, उसमें से मान लो 7,50,000। कितने बेचे? 7,50,000 बेचे एट मान के चलते हैं 9 लाख। कितने में बेचे? 9 लाख। 7.5 लाख के गुड्स 9 लाख में बेचे। समझा? 7.5 लाख के गुड्स 9 लाख में बेचे, तो उसके पास सेटलमेंट के लिए कैश कितनी आ गई? 9 लाख। बराबर 9 लाख आ गई। अभी एक्सपेंसेस कुछ है नहीं मान के चलते, कमीशन उसका 10%, तो माइनस करेगा 10%। फॉर एग्जांपल लेके चले 10%, क्या करेगा? 90,000 माइनस करेगा। आगे क्वेश्चन आता है एडवांस कितना माइनस किया जाए? एडवांस कितना दिया था? 6 लाख। कितना माइनस किया जाए? नहीं, उसके पास 75, देखो हमने कितने 100% गुड्स बेचे थे, उसने 75% बेच दिए, उसके पास अभी भी 25% गुड्स है। मतलब उसके लिए भी कुछ तो भी एडवांस चाहिए ना हमारे पास। मतलब जितने गुड्स उसके पास पड़े हुए हैं उसका एडवांस हमारे पास रहना चाहिए, और बाकी का वो सेटलमेंट कर सकता है। मतलब हम उससे क्या बोलेंगे? ठीक है एडवांस एडजस्ट करो, तो उतना एडवांस एडजस्ट करो जितने अपने गुड्स बेचे। 10 लाख के गुड्स बेचे मैंने, तो आपने कितने बेचे? उसमें से 7.5 लाख। 9 लाख की नहीं, 9 लाख सेल प्राइस है, और उसमें से 75% गुड्स बेचती है। तो ऐसे केस में 6 लाख में से भी यहां पे कितना एडजस्ट कर दो? ओनली 75%। मतलब कितना आता है? 4.5 लाख। कितना आता है? 4.5 लाख, 4,50,000। बराबर। और 1.5 लाख, सर 1.5 लाख का क्या होगा? 1.5 लाख ए के पास पड़े रहेंगे, और उसका सेटलमेंट कब किया जाए? जब वो रिमेनिंग गुड्स बेचे जाएंगे ना, उस वक्त रिमेनिंग 1.5 लाख रुपए एडजस्ट कर देने। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं? इफ इट इज एडवांस एज एन सिक्योरिटी देन एडवांस शैल बी एडजस्टेड इन प्रपोर्शन टू द सेल्स। टोटल गुड्स में से कितना गुड्स बेचा, और आप कभी भी कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन कैसा करना है? गुड्स की कॉस्ट प्राइस दी है तो सेल की भी क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस ही चाहिए, तब पता चलेगा टोटल गुड्स में से कितना सेल हुआ है, कितना परसेंटेज। और ये तो बहुत सिंपल है, जो आप बेस लेते हो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस आपको पता है, तो अगला कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस ये 10 लाख, और आप कहते हो 9 लाख का सेल हुआ है, 90% सेल हुआ है। 90% हुआ है क्या? नहीं, 10 लाख में से कितने के गुड्स सेल हो गए? कितना बताया? 7.5 लाख। 75% का सेल हुआ है, उतना आप एडजस्ट कर दो। कब? इफ इट इज एडवांस एज एन सिक्योरिटी। एडवांस क्यों लिया? एज एन सिक्योरिटी। क्यों? हमें उस पर भरोसा नहीं था, सो एज एन सिक्योरिटी मैंने उसके पास से 6 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, कल वो भाग भी गया, गुड्स बेच के पैसे लेके भाग भी गया, तो एटलीस्ट मैंने कुछ लेके रखा है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ भी लेके नहीं रखा होता, वो भाग के जाता, तो ऐसे केस में क्या पूरे 9 लाख चले गए ना?
ओके, समझ में आ गया? सर वो उसके बाद भी भाग सकता है, हाँ भाग सकता है, मैं कहां पे नहीं बोल रहा हूं, बट एटलीस्ट कुछ तो भी हम वहां पे क्या है कि एक देखो सिंपल बात है, उसने ऑलरेडी 6 लाख रुपए दिए, बाकी जो 9 लाख रुपए है उसमें से 10% तो उसका कमीशन है 90,000, मतलब उससे देने कितने हैं 2 लाख। तो क्वेश्चन ये बनता है 2 लाख के लिए वो इतना बड़ा रिस्क उठाएगा? ओके, ये अगला क्वेश्चन वहां पे बन जाता है। समझाया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इस वजह से एडवांस एजेंट सिक्योरिटी लिया जा सकता है, इट इज ऑप्शनल। अभी दूसरा एडवांस कौन सा होता है? नॉर्मल एडवांस। व्हाट इज नॉर्मल एडवांस? कि जस्ट ओके अपनी 10 साल से वहां पे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, कंसाइनर बोलता है कि पैसों की जरूरत है, तुम्हारे पास हो तो भेज दो, सिक्योरिटी के लिए नहीं, पैसों की जरूरत है तुम भेज दो, तो उसने उस तरह से 6 लाख रुपए भेज दिए, समझा? 6 लाख रुपए भेज दिए, ठीक है। तो ऐसी केस में 6 लाख रुपए भेज दिए तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? 6 लाख का 6 लाख, वो सिक्योरिटी करके नहीं था ना, ठीक है। तो सिक्योरिटी करके रहता है तो हमें क्या करना है? उसे प्रोपोर्शन में एडजस्ट करना है। तो समझा व्हाट इज एडवांस एज एन सिक्योरिटी? समझा? पक्का पता था एडवांस एज एन सिक्योरिटी? बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, आई एम श्योर। क्लियर? सो एडवांस एज एन सिक्योरिटी ये भी एक कंसेप्ट है, बहुत से स्टूडेंट्स को जनरली पता नहीं होता। क्लियर? तो वहां पर लिख देना एडवांस एज एन सिक्योरिटी। ये सोच के पढ़ाया नहीं जाता कि एग्जाम में नहीं आएगा, बट एग्जाम में क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ा तो दूंगा ताकि एटलीस्ट अगर इनकेस एग्जाम में आ गया तो आपको पता तो हो कि कैसे एडजस्ट करना है उसे। इनकेस आ गया, नहीं आया एग्जाम में, राइट, नहीं आया, बट थिंग इज दैट वी कैन टेक रिस्क। ओके, तो यहां पर लिखो एडवांस एज एन सिक्योरिटी, लिखो ना एडजस्टेड इन सेटलमेंट adjusted in settlement in proportion to sales made। नॉर्मल एडवांस क्या होता है? एडजस्टेड इन फुल एट द टाइम ऑफ डन। कोई डाउट? पक्का? तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कैसे सेटलमेंट होता है, ओवरऑल पिक्चर ऑफ कंसाइनमेंट कि जनरली कैसे चलता है। फिर से बोलो, कंसाइन और कंसाइनी को क्या भेजेगा? क्या भेजेगा? गुड्स। ठीक है, ज्यादा सोचो मत, क्या भेजेगा? गुड्स। ठीक है, और गुड्स के साथ क्या भेजेगा? प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस इज सिमिलर टू इनवॉइस। इनवॉइस कब बनता है? सेल, सेल के बाद में, बट ये सेल नहीं है, इस वजह से उसके जैसा बना, इस वजह से प्रोफार्मा इनवॉइस। तो गुड्स गया किसके पास? कंसाइनी। कंसाइनी ने आगे क्या किया? सेल। सेल करने के बाद में क्या मिला? कैश। अभी वो क्या करेगा? सेटलमेंट का कैलकुलेशन। सेटलमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेगा? सेल प्रोसीड माइनस एक्सपेंसेस माइनस कमीशन माइनस एडवांस। एडवांस कौन सा है? सोचना पड़ेगा, दो टाइप के, पहला नॉर्मल, दूसरा एडवांस एजेंट सिक्योरिटी। नॉर्मल एडवांस कितना एडजस्ट करना है? फुल। और एडवांस एजेंट सिक्योरिटी इन प्रोपोर्शन टू सेल। जितने गुड्स आए थे कॉस्ट पे उसमें से कितने बेचे, या जितने गुड्स आए थे इनवॉइस प्राइस पे उसमें से कितने बेचे, उस प्रोपोर्शन में ही एडवांस एडजस्ट करना है। आ ध्यान में? ठीक है, उसके बाद में सेटलमेंट की अमाउंट मिल गई उसे। सेटलमेंट की अमाउंट कौन किसे भेजेगा? कंसाइनी कंसाइनर को। साथ में क्या भेजेगा? अकाउंट सेल। साथ में क्या भेजेगा? अकाउंट सेल। अगर अकाउंट सेल में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि किस तरह से ये अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद में कंसाइनर क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। हर कंसाइनी के लिए सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट, उससे जो प्रॉफिट आता है वो पीएनएल अकाउंट में भेज जाएगा।
क्लियर, कोई डाउट है? नो? आगे आगे ध्यान देना, ध्यान देना। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन या लॉसेस का वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। अभी ध्यान दो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कौन सी होती है? तो याद रखना, परचेस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कौन सा है? इन्वेंट्री के लिए वो स्टॉक का वैल्यूएशन बोलता है। तो वो ये बोलता है कि ऑल परचेस प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री एट प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन, मतलब उसे प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए जो खर्चा हो गया, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो क्या बोलता है? ओके, तो बोलो क्या? परचेस प्राइस प्लस बोलो ऑल एक्सपेंसेस incurred to bring inventory at प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए खर्चा हो गया, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन पे मतलब क्या है कि आपने उसे प्रोसेस किया, गुड्स फिनिश किए, तो ऐसे केस में वो भी खर्चा स्टॉक में आ जाता है। ओके, ध्यान दो। अभी यही रूल कंसाइनमेंट के लिए कैसे एप्लीकेबल होता है? ध्यान देना, यही रूल कंसाइनमेंट के लिए कैसे एप्लीकेबल होता है। मतलब मान लो यहां पे ओके एक पर्सन लेके चलते हैं, एक कौन सा? कंसाइन ऑल मतलब उसे बहुत पैसा मिल रहा होगा, अपना मोटू, हाँ मोटू है अपना, भाई ना पैसे बहुत मिल रहे हैं। ओके आगे, ओके तो यहां पे ध्यान दो, ये जो है वो क्या कर रहा है? जिससे बहुत कम मिल रहा है, किसे? ओके उसको भेज दे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक दिख रहा है ना? क्या हुआ? हर्ष कौन है? हर्ष हाँ क्या? वो मोटू कौन है? हाँ ठीक है, ऐसे पॉइंट आउट नहीं करते। ठीक है, तो मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, आप में से ऐसा किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं करना है। तो गुड्स भेज दिए, अभी गुड्स कैसे भेजोगे? ध्यान देना, गुड्स कैसे भेजोगे? ठीक है, हाँ व्हाट्सएप पे गुड्स भेजेंगे। वाओ, इसके लिए एक सल्यूट तो बनता है, सल्यूट। हाँ वाओ, आउट ऑफ द वन, एकदम एलियन के माफी क्या बोलते हैं उसे? हाँ तो ध्यान दो गुड्स कैसे भेजे जाएंगे। दिख रहा है ना, इमेजिन कर लिया ना, मोटू पतलू ऐसा ही है, काटी हैंगर। ओके तो चलो गुड्स कैसे भेजे जाएंगे प्रैक्टिकली सोचो। ओके मोटू बैठा है प्रेस्टीज पॉइंट में, हाँ, उसका शॉप प्रेस्टीज पॉइंट पे है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और पतलू वहां पे एक लेके चलते हैं कि पतलू जो है शनिपात। ओके थोड़ा सा दूर का सोचो, लेके चलते हैं, ये पुणे में है। ओके और ये मुंबई, ऐसा मान के चलते हैं। अभी ध्यान देना, गुड्स कैसे जाएंगे ये थोड़ा सा समझाओ मुझे। गुड्स कैसे जाएंगे? ट्रेन, चलो ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन जाएंगी, हाँ समझ लेना, हाँ ट्रेन है, हाँ ट्रेन है बराबर, ट्रेन से जाएंगे गुड्स। ट्रेन से डायरेक्टली पतलू के गोडाउन में जाएंगे? नहीं, ट्रेन डायरेक्टली उससे अरे उसके गोडाउन में डायरेक्टली उससे ऐसा होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो पहले कहां पे जाएगी? पुणे से निकला, अभी ये भी ऐसा हो गया, ये जो है वो ट्रेन का तो हो गया, यहां से हमने भेजा पुणे स्टेशन, बराबर ना? ठीक से समझो, पुणे स्टेशन गया, वहां से ट्रेन से वो गया कहां पे? मुंबई रेलवे स्टेशन, मतलब CST।
ठीक है, रेलवे स्टेशन पे चला गया, वहां से मुंबई रेलवे स्टेशन से क्या हो गया होगा, सोचो, गोडाउन तक, उसके लिए क्या, कौन कौन गया होगा उसके लिए, पतलू या उसकी तरफ से कोई तो गया होगा, ठीक है। तो उस केस में वो जो है वहां से, ठीक है, ट्रक से क्या किया, गोडाउन पे लेके आया, और गोडाउन पे आने के बाद में, गोडाउन किसका, पतलू का, और गोडाउन के आने के बाद में क्या हो गया, सेल किसे हो गया, कस्टमर का। गोडाउन बहुत छोटा है, हाँ, हेलो, हाँ, चलो ठीक है, गोडाउन बना के दिखाता हूं। हाँ, गोडाउन में गुड्स आ गए, सर ये गोडाउन है कि घर है, हाँ, ट्रेन कौन सी है, सेल हो गया कस्टमर को, डन। गोडाउन में गुड्स रख दिए, समझ आ गया, झांक के मत देखना गोडाउन में क्या है तो यहां पे ध्यान देना, अभी क्वेश्चन ये आता है, ये जो गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान देना, गोडाउन में सीरियसली ध्यान देना, गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी आपको वैल्यू बतानी है, उस स्टॉक की वैल्यू क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। हाउ यू विल कैलकुलेट, देखो मोटू ने परचेस किया उसे, भाई गुड्स भेज दिए, ठीक है, भेजने के लिए खर्चा किया, बाद में वहां पे पतलू ने भी उसे गोडाउन तक लाने के लिए खर्चा कर दिया। तो अभी ये जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, जो भी है स्टॉक, ठीक है, हाँ, तो ये जो स्टॉक है, तो ये स्टॉक जो है इसकी कॉस्ट क्या है, कितनी होगी, ठीक है, ये परचेस प्राइस वो तो आएगी ना कॉस्ट में। अभी क्वेश्चन ये बनता है, ये जो खर्चे किए गुड्स भेजने के लिए, कौन कौन से खर्चे किए, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बाद में जो भी ड्यूटीज है बीच में लगी हुई है वो सभी खर्चे किए। यहाँ पे पतलू ने भी उसे गोडाउन तक लाने के लिए खर्चे किए, ट्रक, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग ये खर्चे किए, और उसके बाद में गोडाउन में ये वो गुड्स पड़ा हुआ है। और मैंने डेफिनेशन क्या बता दी, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेस प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग गुड्स एट प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। अभी गुड्स कहां पे पड़ा हुआ है, गोडाउन, तो गोडाउन में लाने के लिए जो भी खर्चा हो गया वो सभी इंक्लूड करना, समझा गया, ऑल एक्सपेंसेस टिल द गोडाउन शैल बी इंक्लूडेड। तो इस तरह से आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, देखो अभी ये तो आपको पता चल गया, गोडाउन तक जो भी खर्चा है वो इंक्लूड करना। बाद में वो बोलते कि नहीं, ओके गोडाउन तक गुड्स पहुंचा ही नहीं, गुड्स ये जो ट्रांजिट था, ट्रेन से ही चोरी हो गया, तो ये तो आपका एबनॉर्मल लॉस है ना। व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो सबके साथ होता है, और एबनॉर्मल मतलब क्या, जो सिर्फ अपने साथ हुआ। जो सबके साथ होता है वो नॉर्मल, और जो सिर्फ अपने साथ हुआ वो एबनॉर्मल, ठीक है, सिंपली, ठीक है, सुनो मुझे आंसर देना, ठीक है, सबके साथ होता है जनरली जो होता है वो नॉर्मल। लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने लड़के को प्रपोज किया, हाँ, तो ये नॉर्मल है, हाँ हाँ, ठीक है, चलो, लड़के को लड़की से प्यार हुआ, लड़के को लड़की से प्यार हुआ, लड़के को लड़के से प्यार हुआ, कंसेप्ट समझ में आ गया, जो सबके साथ होता है, ठीक है, लड़के को लड़की से प्यार हुआ नॉर्मल है, या लड़की को लड़के से प्यार हुआ वो भी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल चीज है ये, ठीक है, बट लड़के को लड़के से हुआ या लड़की को लड़की से हुआ, ठीक है, तो ये उनके साथ ही हुआ है, सबके साथ नहीं होता है, ऐसा स्पेसिफिक केस में एप्लीकेबल हो जाता है, तो ये कौन सा है, एबनॉर्मल है। बराबर, कभी भी याद रखना कि नॉर्मल चीजें जो है, ओके, जब भी नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस का बोल रहा हूं अभी, ध्यान देना, ओके, बाकी चीजों से जोड़ो मत उसे, ठीक है, जब नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, तो उससे अलग एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं, इट शैल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट। बट जब एबनॉर्मल होता है देन इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉस्ट। समझा मैं क्या बोल रहा हूं,
मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, हमने कोई एक जगह ली, ठीक है, और जगह ली और ऑब्वियसली अपने कॉम्पिटिटर्स भी है, ठीक है, तो हम क्या करें, यहां पे प्रोडक्शन करें। ये प्रोडक्शन बोला तो हंसती है, हाँ, और बाजू में भी प्रोडक्शन चल रहा है, हाँ, समझ में आ गया, प्रोडक्शन दोनों जगह पे चल रहा है, बराबर, प्रोडक्शन दोनों जगह पे चल रहा है, बट अपने यहां पे कोई इंटरप्शन आ गया, आया समझ में, अपने यहां पे कोई इंटरप्शन आता है, इस वजह से प्रोडक्शन जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं होता है, बट बाजू वाले के वहां पे कोई इंटरप्शन नहीं आया, मतलब स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अपने यहां पे स्ट्राइक हो गई, हाँ ध्यान देना, अपने यहां पे स्ट्राइक हो गई, उनके यहां पे नहीं हुई, समझ आ गया, अपने यहां पे स्ट्राइक हो गई, उनके वहां पे नहीं हुई, तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अपना कम। तो नॉर्मल प्रोडक्शन किसका है, अपना या उनका? नॉर्मल किसका है? उनका ही है ना प्रोडक्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ओके, और जो एबनॉर्मल रीजंस वहां पे उनके यहां पे नहीं आए तो उनका प्रोडक्शन ज्यादा है। अभी आप देखो, उन्होंने क्या किया, क्या होगा, मान लो 10 लाख रुपए ओके रेंट के देते हैं, 1 लाख क्या बोल सकते प्रोडक्शन किया, और हमने 10 लाख का पेमेंट किया, बट प्रोडक्शन 50,000 ही हो सका, तो पर यूनिट कॉस्ट जो आती है प्रोडक्शन की वो कितनी आ जाती है अपने लिए? 10 लाख डिवाइड बाय 50,000 फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो चेंज नहीं होगी, कितना भी प्रोडक्शन कर लो, ठीक है, जो चेंज नहीं होगी, तो कितनी आती है? 20, और उनके हिसाब से फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, कितनी आ गई? 1 लाख, कितनी आ गई? 1 लाख, आया समझ में? सही, 1 लाख 10, हाँ, 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितनी आती है? 10। अभी उनकी वेरिएबल कॉस्ट 10 थी, मेरी भी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब मटेरियल जो होता है वो वेरिएबल होता है ना, चेंजिंग होता है, जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना मटेरियल ज्यादा लगेगा, 10 रुपए 1 यूनिट का लगता है, तो जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही हम यूनिट्स लाएंगे, तो 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट थी, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अपनी कितनी है? 20, बराबर 20, तो हमारे गुड्स कितने में बना? 30, बाजू वाले का गुड्स कितने में बना? 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितनी पर यूनिट? 10, 20 रुपए में बना, तो वो गुड्स 25 में बेच रहा है, और मैं गुड्स 35 में बेच रहा हूं, तो क्या होगा? सेम टाइप के गुड्स है ना, कंप्यूटर है, ही इज सेलिंग गुड्स एट व्हाट? 25, आई एम सेलिंग गुड्स एट 35, क्या होगा? क्या होगा? भाई अपने जो कस्टमर्स है वो भी उसके पास चले जाएंगे, भाई बोलेंगे ये इफिशिएंसी नहीं इसमें, ठीक है, इस वजह से अपने कस्टमर भी उनके पास जाएंगे, ओके, तो ऐसी केस में ध्यान रखना कि क्या हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दे या नहीं बढ़ाए? नहीं बढ़ा सकते ना, प्रैक्टिकली हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऐसी केस में बाजू वाला जो है वो तो कम प्राइस पे गुड्स प्रोड्यूस करेगा, तो उसके गुड जो है वो कम प्राइस पे सेल होंगे, और मेरे ज्यादा प्राइस पे तो कस्टमर चले जाएंगे। आज समझ में क्या बोल रहा हूं? इस वजह से मैं इवन 20 रुपीज कैलकुलेशन आता है, फिर भी उसने 10 रुपए जोड़े ना कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट के, तो मैं भी कितने जोड़ूंगा? 10 रुपए ही जोड़ूंगा। इसका मतलब 10 रुपए कैसे जोड़ूंगा? उसका 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ है, तो मैं भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हो क्या करूंगा? 10 लाख डिवाइड बाय कितना? 1 लाख, 10 रुपीज ही जोड़ूंगा, ताकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बढ़े। तो इसमें तो नुकसान है अपना, हाँ नुकसान है, क्या कुछ नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म नुकसान होने से बेटा है अभी के लिए नुकसान है। लॉन्ग टर्म नुकसान कैसे होगा? अगर मैं कस्टमर के पास से ले लूंगा तो कस्टमर को ये ऑब्वियसली लगेगा कि यहां पे महंगा मिलता है, सभी कस्टमर्स वहां पे चले जाएंगे, तो हमेशा के लिए वो कस्टमर्स अपने चले जाएंगे, बराबर। अभी आपने यूनिट बेच के कितना वो पैसा रिकवर किया, बोलो सभी ध्यान दो, 10 रुपए पर यूनिट, 50,000 यूनिट बन गए, अरे 10,000 इंटू 50, सॉरी 10 इंटू 50,000 कितना होता है? 5 लाख। बाकी 5 लाख आप रिकवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि उतने गुड्स ही नहीं बने, तो ये बाकी 5 लाख आपका क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस, ये P&L अकाउंट में जाना चाहिए, आपका नुकसान है, कस्टमर से रिकवर मत करो, समझ आ गया? बट हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटे का जो है लंच ब्रेक, टी ब्रेक चलता ही है ना हर जगह पे, उस वक्त हमारे यहां पे भी ब्रेक रहेगा, वहां पे भी ब्रेक रहेगा, मतलब उनका भी प्रोडक्शन उतना कम होगा, अपना भी प्रोडक्शन उतना कम होगा, तो जनरली अगर वो 1 घंटा यूज किया तो 1 लाख प्रोडक्शन होता है, उनका भी 1 लाख होता है, बट
ये जो चाय पानी के लिए जो टाइम मिलता है या खाने के लिए जो टाइम मिलता है 1 घंटे का, वो वहां पे भी चलता है, अपने यहाँ पे भी चलता है। इस वजह से प्रोडक्शन 90,000 अपने यहाँ पे हो गया, तो वहां पे कितना होगा? 90 होगा ना, 90 होगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करेगा? 10 लाख डिवाइड बाय 90 करेगा वो 90,000, और मैं भी क्या करूंगा 10 लाख डिवाइड बाय 90,000। मतलब क्या हुआ? ध्यान दो, ठीक से सुनो। मतलब क्या हुआ कि उसने भी नॉर्मल लॉस कॉस्ट से सेपरेट नहीं किया, रहने दिया। क्या बोला उसने? कि सभी को यह लॉस हो रहा है और मुझे भी हो रहा है, मतलब सभी लोग क्या करें? उसे रिकवर करे कस्टमर से, तो मैं भी करूंगा। तो याद रखना, नॉर्मल लॉस आप कॉस्ट में रहने दो और उसका क्या करो? उसे कस्टमर से रिकवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड किया तो क्या होगा? आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी और आपके कस्टमर चले जाएंगे, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लो। आप जो बेंच पे बैठे हो, ओके, वो बेंच का एग्जांपल ले लो। मान लो बेंच एग्जांपल ले लो 6 फीट के बेंचेस है फॉर एग्जांपल। आपको चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेंचेस चाहिए 6 फीट की, तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए प्लाई लगेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में प्लाई वगैरह लगेगा, तो ऐसे केस में प्लाई जो है वो जनरली मान के चलो 8 फीट का आता है, 7 या 8 फीट का, मान लो 7 फीट का आता है, बराबर। अभी क्या होगा? आप किसी कारपेंटर या मतलब जो बना के देते हैं उनके पास जाते हो और कहते हो मुझे बेंचेस बनाने हैं, तो वो एक बेंच बनाएगा 6 फीट का, उसके लिए एक प्लाई यूज करेगा 8 फीट का, ऊपर के 2 फीट जो बचा है प्लाई, उसका क्या कर सकता है? वो दूसरे बेंच में यूज करेगा। दूसरा बेंच वो 4 जोड़ के 2 फीट जोड़ के बन गया, ऐसा हो सकता है? नहीं, ओके, वो तो एक ही बनेगा ना, मतलब ऊपर का 2 फीट लगभग वेस्टेज ही है। तो मैं एक कारपेंटर के पास गया, उसने बोला कि साहब कुछ भी हो, ओके, वो 6 फीट का बना रहे हो, ओके, लेकिन 8 फीट का पूरा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपका हॉल भी उतना बड़ा नहीं है कि जहां पे आप क्या 8 फीट के बेंचेस रख सको, और छोटे भी नहीं रख सकते। ऐसे केस में आपने सोचा कि नहीं, दूसरे किसी पर्सन के पास जाते, वो भी क्या बोलेगा? नहीं, 6 फीट का बराबर है, 6 फीट का बेंच है, बट 8 फीट का आता है जो भी शीट है, तो 8 फीट का एक बेंच के लिए चला जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? वो ऊपर का जो 2 फीट है ना, वो तुम रख लो, वो किसी और जगह पे यूज कर लो, तो क्या बोलेगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जो प्लाई है वो दूसरी जगह पे यूज होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो पर्टिकुलर कलर जो है वो पर्टिकुलर कलर होना चाहिए और एक शीट में होना चाहिए, तब जाके वो यूज होता है। मतलब आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको वो जो सेलर है, वो जो बना के देगा, बेंचेस बना के देगा, वो क्या कॉस्ट पकड़ेगा? 8 फीट की पकड़ेगा या 6 फीट की? 8 की पकड़ेगा, समझ आ रहे? मतलब हर सेलर आपके पास से 8 फीट से ही रिकवर करेगा। किसी ने अगर 6 फीट से कहा तो खुद का लॉस करवा के ले जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर के 2 फीट जो वेस्ट होंगे पर बेंच, उसके पैसे कहां से रिकवर करेंगे? और ये कहीं पे भी जाओ, हर पर्सन के लिए सेम प्रॉब्लम आने वाला है। आज समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस किया नहीं जाता है। जो सबके साथ होता है सभी रिकवर करेंगे, अदरवाइज सभी लॉस में जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। और जो सिर्फ अपने साथ हो गया वो बाकी लोग रिकवर नहीं करने वाले, और हम रिकवर करना चाहते हो अपनी प्राइस बढ़ जाएगी। इस वजह से एबनॉर्मल लॉस कभी भी कॉस्ट से सेपरेट किया जाता है, याद रखना। और नॉर्मल लॉस सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। एक एग्जांपल वहां पे लेके चलते हैं। हाँ, एक एग्जांपल चलो। ओके, एक मतलब यहां पे मान के चलते हैं कोई तो पेट्रोल की बड़ी कंपनी है, ऐसा मान के चलते हैं। यहां पे है पेट्रोल पंप, ए, पेट्रोल पंप बी, बाजू बाजू में। ऐसा बहुत सी बार देखा होगा आपने, पास में 2 पेट्रोल पंप है। ओके, अभी यहां से एक ट्रक निकलता है। ओके, डिस्टेंस 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जो भी है, ठीक है। तो यहां से एक ट्रक निकला, उसमें वहां पे क्या है? पेट्रोल है, ऐसे राउंड रहती है, हाँ, ठीक है। ये ट्रक निकला, हाँ, बराबर। तो ये जो ट्रक है, हाँ, बड़ा ट्रक है, हाँ। तो ये ट्रक ऐसे ही ऑब्वियसली क्या होंगे? 2 ट्रक निकलेंगे, 1 2। एक ट्रक यहां पे जाएगा, एक ट्रक यहां पे जाएगा। इस ट्रक में 10,000 लीटर्स है, ध्यान देना, कितने हैं? 10,000 लीटर्स है।
ठीक है, क्या होगा, पेट्रोल पंप ए को 10,000 लीटर से मिलेंगे नहीं, क्या होगा, क्या होगा, कम होगा, क्यों, राइट पेट्रोल क्या होता है, इवापोरेशन, थोड़ा क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब अगर ए को मान के चलते 9,900 क्वांटिटी मिली है, 9,900 लीटर, अभी आप मुझे बताओ बी को कितना मिलेगा, लगभग उतना ही, लगभग, ओके, मतलब वहां पे 9,900 लीटर मिलेगा लगभग, बाय। तो अभी आपने इसके लिए पर लीटर 70 रुपए दिए थे फॉर एग्जाम्पल, मतलब कितना दिया था 7 लाख, कितना दिया था 7 लाख, 70 रुपए पर लीटर पेमेंट किया था कंपनी को। तो अभी आप कितने में बेचोगे, 70 रुपए का है, 70 रुपीज का है, तो 70.50 में बेचे नहीं, अगर 70.50 पे बेचा तो उस केस में आप लॉस में जा सकते हो। कैसे, भले आपने 7 लाख रुपए देके 10,000 यूनिट्स परचेस किए, बट मिले कितने, 9,900, समझ में आया, 9,900 ही मिले, 10,000 नहीं मिले, तो अपने लिए पर यूनिट कितने में गया, बोलो 70.70 बराबर, ओके, तो 70, इतना सुन के खुश क्यों हो, 70, आ 70 नाम यूनिक है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम से क्या फर्क पड़ता है, कैसा वो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ ठीक है। तो उनको एक यूनिट मिल गया 70.70, हमें 70.70 में पड़ा है, तो बाजू वाले को उतना ही पड़ेगा ना, तो उसे भी कितना चार्ज करना पड़ेगा, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, मान लो ऊपर 1 रुपए लगा दिया, ओके, या मतलब क्या है कि वो भी 71.5 पे बेच रहा है और मैं भी 71.5 पे बेच रहा हूँ, ही इज ऑल्सो रिकवरिंग नॉर्मल लॉस फ्रॉम द कस्टमर, ओके, आई एम ऑल्सो रिकवरिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। तो कहना यहां पे ये है कि नॉर्मल लॉस को मैंने सेपरेट किया है क्या, नहीं, 7 लाख में है ना, बट क्वांटिटी तो सेपरेट हो ही गई ना, वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो 7 लाख डिवाइड बाय 9,900 कितना आता है, 70.70, क्लियर, कोई डाउट है, नो, ठीक है। अभी लेकिन ऐसा हो गया ना कि यहां पे पेट्रोल पंप बी पे वो आते वक्त लीकेज हो गया, ये ऑपरेशन छोड़ दो, वो कंसिडर ही मत करो कैलकुलेशन, ठीक है। तो हाँ लीकेज हो गया, लीकेज, हाँ, तो 9,000 लीटर्स मिल गए, 9,000 लीटर्स। अभी ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है, 7 लाख बी पेट्रोल पंप, 7 लाख डिवाइड बाय 9,000, 77.77, वो बोल रहा है कि मैं 79 में बेचूंगा, और बाजू वाला कितने में बेच रहा है, 71.5। अभी आप बताओ कि आपके पास कस्टमर्स कितने आएंगे, यहां पे अपने देश में 50 पैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब उनकी गाड़ी की कैपेसिटी क्या होती है, 2 व्हीलर की 4 लीटर भर सकते हैं उसमें, 5 लीटर एक्टिवा हो गया वो समथिंग, तो एक्टिवा लेके निकलते हैं, नहीं प्राइस बढ़ रही, ठीक है, 2 किलोमीटर जाते हैं, वहां पे 15-20 मिनट वेट करते हैं, और उसके बाद में 5 लीटर डाल के आते हैं, और खुश, आज मैंने कुछ तो भी अचीवमेंट किया, ओके यस, मैंने कितने बचाए, 2.5 रुपए, मैंने कितने बताए, 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज बचाया मैंने, उसके लिए पेट्रोल कितना डाला, कितना, 2 किलोमीटर गया, ठीक है, मतलब वहां पे उसने 5 रुपए गायब कर दिए, या 4 रुपए, बराबर, मतलब ऐसा अपने यहाँ पे चलता है, ठीक है। मतलब वहां पे क्या है कि मुझे बहुत सी बार वहां पे 1-2 बार ऐसा हो गया कि मैं सोसाइटी के वहां पे गया, तो उन्होंने बोला कि यार आपने डाला कि नहीं पेट्रोल हो गया, मैंने बोला क्या हुआ, प्राइस बढ़ी, कितनी बढ़ गई, 50 पैसे, मैंने बोला आपने डाला क्या, ठीक है, उसने बोला हाँ डाला, मैंने तो स्पेशली जाके डाला, मैंने बोला सल्यूट, ओके, हवा, इसकी हवा, इसे कहते हैं हवा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे ऐसा चलता है, 50 पैसे के लिए होता है कि नहीं होता है, जिस दिन प्राइस बढ़ने वाली वहां पे लाइन लगी होती है नहीं पेट्रोल पंप के बाहर, कितना प्राइस, मतलब वो लाइन देख के लगता है कहीं पेट्रोल मतलब जो है वो 70 का 140 तो नहीं हुआ, ऐसा लगता है। बाद में सुनने को घर पे आके देखता हूं तो पता चलता है 50 पैसे बढ़ गया, 1 रुपए से बढ़ गया, उसके लिए इतनी लाइन। जिंदगी में कभी ऐसा मत करना, ठीक है, कि मतलब वहां पे 4 रुपए के लिए गाड़ी निकाल के चले गए, ठीक है, और वहां पे आधे घंटा वेट किया और पेट्रोल डाल के आ गए, ठीक है, ओके, हाँ, अगर साथ में कोई हो वेट करने के लिए तो अलग बात है, ओके, वो अलग हो सकता है,
वहां पे 4 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बचाना, वहां पे अलग बात होती है। हाँ ठीक है, तो कहना यहां पे ये है, कहना यहां पे है कि यहां पे अपने देश में 50 पैसे 1 रुपए कंसिडर करते हैं, और आप कितना प्राइस में डिफरेंस, लगभग 7.5 रुपए का। ठीक है, मतलब किसी के मतलब वहां पे गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया आपको, आपने बोला कि नहीं 79 ही है, ठीक है, वो वहां पे क्या कि ठीक है बोलेगा कि गलती हो गई, बाद में आपके पेट्रोल पंप के बाहर जाके खड़ा होगा, ये यहां पे मत डाल, भाग यहां से, यहां पे मत डाल, यहां पे मत डाल, मतलब वो पूरा बदला लेके जाएगा। तो कहना यहां पे ये है कि ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो नॉर्मल लॉस होता है तो उसको भी हुआ, मुझे भी हुआ, सो आई कैन रिकवर इट। बट एबनॉर्मल लॉस जो हुआ ना, तो उससे नहीं हुआ, वो कम प्राइस पे गुड्स लगा देगा, तो वो रिकवर नहीं करेगा, तो मैं नहीं कर सकता एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस रिकवर नहीं करना चाहिए, इस वजह से वो कहां पे जाता है, P&L अकाउंट में डाला जाता है डायरेक्टली, उतना लॉस। अभी अब देखो नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसे होता है, नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना ही नहीं लॉजिकली, क्यों, क्योंकि उसे अलग नहीं करना। ध्यान दो, नॉर्मल लॉस अलग करना है क्या, हाँ है ना, करना है क्या, नहीं, उसे कॉस्ट में रहने दो, हाँ है ना, यस, तो उसे कॉस्ट में रख देंगे, और कॉस्ट में रखने से क्या होगा, कॉस्ट तो उतनी है लेकिन क्वांटिटी कम हो गई, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बराबर। और पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरी बढ़ रही है तो उसकी भी बढ़ रही, सबके साथ हो जाए, सबकी बढ़ रही, ओके, समझ में आ गया, ओके। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से सिर्फ हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी नहीं बढ़ेगी, तो वो नहीं चाहिए। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, कोई डाउट, मतलब सबके साथ हुआ तो कुछ लगता नहीं, मतलब वो आपने इसमें 3 इडियट्स में देखा होगा ना, ठीक है। दुख इस बात का नहीं होता कि हम फेल हो गए, दुख इस बात का होता है कि हमारा दोस्त जो है वो टॉप कर गया, ठीक है, तो सभी फेल हो गए, मतलब अपने पहचान में सभी दोस्त फेल हो गए, तो अच्छा भी लगता है ना, अच्छा भी लगता है, लेकिन पहचान में ओके सिर्फ बाकी से भी पास हो गए, हम फेल हो गए, तो बुरा लगता है ज्यादा। घर वालों को क्या बोलेंगे, घर वालों को बोल तो सकते हैं सभी फेल हो गए, तो अच्छा बोल सकते हैं, नहीं पेपर डिफिकल्ट था, ये अभी क्या बोले, बाकी पास हो गए, हम फेल हो गए, तो उसके इसमें कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो सबके साथ हो जाए वो नॉर्मल है, अच्छा लगता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, और सिर्फ अपने साथ हुआ तो एबनॉर्मल है। समझ में आ गया, ठीक है। मैंने वो एबनॉर्मल वाली सिचुएशन देखी है, क्योंकि पहली बार CS फाउंडेशन में मैं फेल हो गया, तो मेरे सभी दोस्त पास हो गए, मैं अकेला ही फेल हो गया, ठीक है। तो उस वक्त क्या बुरा लगता है वो मुझे पता है, ठीक है, मतलब कैसा लगता है उस वक्त, बहुत बुरा लगता है। हाँ, रोया नहीं, मैंने पार्टी की, आपको बताया ना, ठीक है, एटीट्यूड अलग होना चाहिए, ठीक है। गोवा गए थे, हाँ, खतरनाक ये आ गया, क्या बात है, ऐसा होना चाहिए, ये तो नेक्स्ट लेवल है, ये तो गोवा जाके आ गए, ठीक है। तो नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, मैंने 2-3 वड़ा पाव खा लिए पार्टी के नाम पे, होश हो गया, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। सो स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर, लिख देना, वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर नॉर्मल लॉस, परचेज प्राइस प्लस कंसाइनॉस एक्सपेंसेस। अब ये डिपेंड करता है कि कब लॉस हुआ, अगर ट्रांजिट में लॉस हुआ तो खर्चे किसने किए, सिर्फ कंसाइनॉन है, और गोडाउन में लॉस हुआ तो कंसाइन और कंसाइनी दोनों ने खर्चे किए, तो दोनों ऐड करने पड़ते हैं। तो अभी तो लॉस कब हो गया, ट्रांजिट में, इस वजह से मैंने सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड किए हैं, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी क्लियर। इससे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी ना, क्वांटिटी कम हो गई, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और एबनॉर्मल लॉस वो अलग कैलकुलेट करना ना, जितने गुड्स लॉस्ट है उसका परचेस प्राइस,
प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग, NR मतलब क्या, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब क्या, जो रेगुलर नहीं होते, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किसके, कंसाइनर। समझा? तो अभी ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है वो भी समझा देता हूं। ये लिखा है, ये अलग से कैलकुलेट करना है। जब आपको प्रॉब्लम में एक साथ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों दिख रहा है, ठीक है, तो पहले नॉर्मल लॉस की वजह से जो चेंज हुआ कॉस्ट प्राइस में वो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, तो वो कैलकुलेट कर लो एंड देन कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस। तो उसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो ये लोगे जो यहां से कॉस्ट आ गई। समझा? नॉर्मल लॉस के बाद में जो कॉस्ट आ गई ना कैलकुलेशन से, तो वो बेस लेके आप एबनॉर्मल लॉस निकालोगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, देखो यहां पे देखो, ये जो आपने बना दिया, इसमें ये गुड्स भेजे, गुड्स भेजने के बाद में क्या हो गया, रेलवे स्टेशन से गोडाउन पे लेके आए, तो ये जो खर्चा होता है वो तभी होता है जब गुड्स भेजे जाते हैं। एक बार गुड्स पहुंचे उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस रेगुलरली होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेगुलरली होते हैं। तो ये जो खर्चे है यहाँ पे, ये खर्चे किसने के लिए, बोलो यहाँ पे जो खर्च किया है ट्रांजिट के लिए किसने किया है, कंसाइनर, गुड्स भेजने के लिए, ठीक है। तो ये रेगुलर होगा क्या कंसाइनर की तरफ से, नहीं, रेगुलर क्यों होगा, सिर्फ गुड्स भेजते हो, गुड्स बल्क में भेजे जाते हैं, ठीक है। तो कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है। बाद में यहां पे जो खर्च हो गया, ये किसने खर्च किया है, कंसाइनर, किसके बिहाफ में, कंसाइनर, तो बाद में सेटलमेंट में कट करेगा, ठीक है। कंसाइन इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, बराबर। और उसके बाद में जो यहां पे चलते एक्सपेंसेस सेल करने के लिए, वो कौन से, रिकरिंग। हमें कहां तक के एक्सपेंसेस लेने थे, गुड्स जहां पे है तब के, नॉन रिकरिंग ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो, गुड्स जहां पे थे वहां तक के एक्सपेंसेस लेने। मतलब गुड्स, अगर ध्यान दो, गुड्स यहां पे लॉस हो गया, ट्रेन में चोरी हो गए, तो आपको बोला है कि ये एबनॉर्मल लॉस है, चोरी होना सबके साथ होता है, नहीं सर, क्या चोरी होता है उस पर डिपेंड करता है, सबके साथ होता है कि नहीं होता है, हाँ ठीक है। तो यहां पे चोरी हो गया, बोलो ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, राइट, सभी एबनॉर्मल है, यस एबनॉर्मल है। अब आपने क्या करना चाहिए, इस गुड्स की परचेस प्राइस लेनी चाहिए प्लस एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट लेनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट पूरे नहीं, जितना उस गुड्स के लिए आपने खर्चा किया, कौन सा, कंसाइनर ने गुड्स भेजने के लिए, पैकिंग के लिए खर्चा किया होगा ना, वो उतना प्रोपोर्शनेटली लेना है। अभी कंसाइनर ने खर्चा किया वो लेना है कि उस गुड्स में नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि कंसाइनर तक गुड्स पहुंचे नहीं तो कंसाइनर ने खर्च किया ही नहीं। समझ आया, ठीक है। तो कहां पे लॉस है, कहां पे गुड्स होते हैं वहां तक की खर्चा ऐड करें। गोडाउन में गुड्स है तो आपने क्या किया, उसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो आपने क्या किया, बोलो गुड्स कहां पे, गोडाउन में, तो ऐसे केस में आपने क्या किया, बोलो, हाँ, कंसाइन और कंसाइनी दोनों के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जो गोडाउन में गुड्स आने से पहले हुए थे। बाद में अगर गुड्स गोडाउन में जलता है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए बोला आपको, तो गुड्स गोडाउन में जले ना, मतलब उसके ऊपर खर्च किसने किया है, दोनों ने ना, तो उस लोकेशन पे आने के लिए, उस कंडीशन पे लाने के लिए जो खर्च किया वो उस कैलकुलेशन में इंक्लूड कर दो। बाद में अगर ट्रांजिट में लॉस होता है तो सिर्फ कंसाइनर ने जो खर्चे किए उतने ही इंक्लूड करना है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे लॉस हो गया उतना ही इंक्लूड करना है, वो भी प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या, मैंने 10,000 गुड्स भेजे और उसके लिए 1 लाख का खर्चा किया, मतलब पर यूनिट कितना किया, 10 रुपए, और उसमें से सिर्फ 1,000 गुड्स चोरी हो गए, तो 1,000 की कॉस्ट निकाल रहा हूं, मान लो 1,000 की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए एक का, तो 1.5 लाख, ठीक है। एक को भेजने के लिए कितना खर्च आ गया, 10, ऐसे कितने गुड्स है, 1000 इंटू 10, 10,000, तो मैं 10,000 ही ऐड करूंगा। हालांकि ये गुड्स भेजने के लिए 10,000 गुड्स भेजने के लिए ज्यादा खर्चा आ गया वो, पर मुझे कौन सा खर्चा ऐड करना है, सिर्फ जो गुड्स भेजे ना उसके ऊपर का खर्चा, जो गुड्स जल गए ना उसके ऊपर का खर्चा, जो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में ना उसके ऊपर का खर्चा। समझ आ रहा है,
ठीक है, मुझे किसकी कॉस्ट निकालनी है? सभी गुड्स की कॉस्ट नहीं निकालनी है, मुझे किसकी निकालनी है? या तो क्लोजिंग स्टॉक की, या फिर एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, या फिर एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। तो उस वक्त मैं कितने एक्सपेंसेस ऐड करूंगा? पूरे गुड्स बेचने के लिए जो खर्चे हो गए ऐड करूंगा, या जितने गुड्स जल गए, जितने गुड्स चोरी हो गए, या जितने क्लोजिंग स्टॉक में, उतने के ही एक्सपेंसेस ऐड करूं? कौन से करूं? जितने गुड्स है उतने के ऐड करो ना। बाकी गुड्स तो लॉस नहीं हुआ ना, बाकी जो खर्चे किए गुड्स भेजने के लिए वो तो गुड्स सेफली पहुंच गए ना, वो कहां पे लॉस है? तो लॉस में डालने की क्या सेंस बनता है? समझ में आ गया? ठीक है, तो याद रखना, ओके, ये कोई अलग कंसेप्ट नहीं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन वैल्यूएशन, इसका अलग कैलकुलेशन नहीं। सिंपली गुड्स का कैलकुलेशन करना, कितने का लॉस हो गया या कितने पड़े हुए गुड्स, तो जहां पे वो गुड्स है उसकी परचेस प्राइस प्लस वहां तक लाने के लिए जो खर्चा हो गया उन गुड्स के ऊपर उतना ही ऐड कर दो, बात खत्म। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। और नॉर्मल लॉस तो वैसे भी सेपरेट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, तो वो तो रहने दो कॉस्ट में, डिवाइड बाय जितनी क्वांटिटी आ गई उससे डिवाइड कर दो। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ज्यादा दिखाई देगी चलेगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से ज्यादा दिखनी नहीं चाहिए, इस वजह से उसे सेपरेट किया जाता है। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस एक ही प्रॉब्लम में दिया है, तो पहले क्या करोगे? नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट दे देंगे, उससे क्या होगा? कॉस्ट प्राइस पर यूनिट बढ़ जाएगी, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पर यूनिट जो बड़ी है ना, उसके बेसिस पे परचेस प्राइस लेंगे, वही परचेस प्राइस लेंगे, ठीक है। परचेस प्राइस ऑब्लिक क्या करना है वहां पे? कॉस्ट प्राइस। ये लिखा हुआ है कि आपने नहीं? लिख लो, लिख लो। हाँ हाँ, गया तो करो ना, वो पता चलना चाहिए कि ये कहाँ पे खर्चे हो गए। कंसाइन इज नॉन रिकरिंग, कंसाइन ऑफ रिकरिंग, वो देखने के बाद में आपको सब कुछ याद आएगा, मोटू पतलू, हाँ जो भी है वो सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। सिचुएशन अच्छे से ड्रॉ करो यहां पे। हाँ, ये लिख लो बाद में अच्छे से, बाद में डेफिनेटली ये आपको पूरा कंसेप्ट समझने के लिए यूजफुल है। लॉस कहाँ पे हो गया वहां तक के खर्चे ऐड कर दो। गोडाउन में हो गया तो गोडाउन में आने से पहले कंसाइनर ने खर्चे किए, कंसाइनर ने भी किए नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए जाते क्योंकि वो क्या है, गुड्स भेजते वक्त नहीं, गुड्स आने के बाद में होता है, ठीक है। ये लिख लो, उसके बाद में फॉर्मूला लिखना है, ठीक है।
बोलूं क्या क्या कर रहे हेलो, क्या लेक्चर के बीच में फोन यूज कर? ऐसा क्या देख रहे थे जो कंट्रोल नहीं हुआ? क्या नॉर्मल या एबनॉर्मल क्या था? ठीक है, ये लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। डन, लिखा है ना सभी ने ये फॉर्मूला, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अभी यहां पे देखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वही फॉर्मूला, शॉर्ट में लिखा है यहां पे प्रपोज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो सेम। आगे क्या है? लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, लॉस्ट इन ट्रांजिट तो क्या, परचेस प्राइस की वहां पे वो एक बात लिख देना, कॉस्ट प्राइस। कभी कभी आपको बोला जा सकता है कि गुड्स जो है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो इनवाइस प्राइस पे निकालो, ऐसा बोला जा सकता है। क्या? इनवाइस प्राइस पे। तो यहां पे लेते वक्त ही परचेस प्राइस की जगह पे क्या लेंगे हम? इनवाइस प्राइस लेंगे। अगर प्रॉब्लम में बोला है इनवाइस प्राइस पे निकालो तो, ठीक है, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस आ सकता है या फिर क्या, इनवाइस प्राइस भी आ सकता है। इनवाइस प्राइस भी, वो हम आगे देखेंगे व्हाट इज इनवाइस प्राइस। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, लॉस इन ट्रांजिट, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? परचेस प्राइस प्लस कंसाइन, कंसाइन और कंसाइनी का आएगा ही नहीं। अगर ट्रांजिट में लॉस हो गया तो कंसाइनी ने कोई खर्चे किए ही नहीं, इस वजह से कंसाइनी का खर्च आएगा ही नहीं। क्लियर? कोई डाउट? डन। आगे अभी यहां पे हमें अगला कंसेप्ट जो देखना है वो है कॉस्ट प्राइस, इनवाइस प्राइस, एंड सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इनवाइस प्राइस एंड सेल प्राइस, ये तीन कंसेप्ट देखने हैं। अभी एक ध्यान देना, ध्यान देना, मैं कंसाइनी को गुड्स भेज रहा हूं, ओके, और मुझे पता है वो गुड्स जो आता है वो 200 रुपए में मुझे मिलता है, और मैं उसे मार्केट में 400 रुपए में बेचता हूं। कितने में बेचता हूं? 200 रुपए में आते हैं, 400 रुपए में बेचता हूं। ठीक है, अभी यही गुड्स में क्या करने वाला हूं? बाहर कंसाइनी को भेजने वाला हूं। कंसाइनी को बोलूंगा ये गुड्स 400 में बेच दो, या 400 या उससे ज्यादा, मे भी 500 में भी हो सकता है। तो 400 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और उससे हम बोलेंगे कि तूने अगर बेच दिया तो तुझे 10% कमीशन दे दूंगा। तो जैसे ही वो 400 रुपए में गुड्स बेचेगा तो उसे क्या मिलेगा? 400 माइनस 10% 40, तो कितना? 360। और 360 वो किसे देगा? हमें देगा। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 360 माइनस 200, बाकी कोई एक्सपेंसेस नहीं है ऐसा मान के चलो। ठीक है, हम अपना कितना होगा प्रॉफिट? 160। अभी आप कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो क्या सोचेगा? मतलब मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे इतना ही मिला, और उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन मुझसे 4 गुना मिला उसे। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने इतना किया बट कुछ भी नहीं, नथिंग। 40 रुपए क्या होता है? और सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया,
तो भी उससे क्या है 160। आगे समझ में फर्क, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा आगे, उसका डिसीजन क्या होगा? हाँ, और किसी प्राइस में बेचेगा, मतलब नहीं, बट बढ़ाएगा तो इसमें फायदा सबसे ज्यादा तो कंसाइनर का है। बढ़ाएगा मतलब क्या, वो समझ में आया? नहीं, कंसाइनी का डिसीजन क्या होगा ये बोल रहा हूं, कंसाइनी का डिसीजन क्या होगा इस पे? आप कंसाइनर का बोल रहे हो, हाँ, सेल बढ़ाएगा। वो ऐसा सोचेगा कि ये गुड्स कहां से आते हैं वो देख लो, वहां से खुद ही गुड्स ले लो और वो 400 में बेच दो, पूरा 200 रुपये अपना। ये हुआ ना टैलेंट, ये है टैलेंट। ओके, मतलब यही सोचेगा वो क्या, कि अगर मैं कंसाइनर के पास से लेता हूं गुड्स 200 रुपए में, 400 में बेचता हूं और सभी एफर्ट्स मैं ही लगाता हूं, तो उसमें 40 रुपए कट करके उसे 360 देता हूं। उससे बेटा है कि वो 200 रुपए के गुड्स कहां से बन सकते, कैसे बन सकते, वो खुद ही सोचेगा और खुद बना लेगा। इंसान है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, लालच तो आता ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो सोचेगा कि नहीं, आगे से कंसाइनर के पास से गुड्स लेने नहीं, गुड्स डायरेक्टली बनाने हैं या लेने कहीं से। तो इस वजह से अपने कंसाइनी जो है वो समझते हैं, जब बिजनेस का क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर या बिजनेस का वहां पे पॉलिसी समझते हैं, वो खुद ही स्टार्ट कर देते हैं वो देख के। तो हमें उनसे प्रॉफिट छुपाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए छुपाना चाहिए ना, नहीं तो अपना ही नुकसान है। मतलब वो छोड़ के हमें चले जाएंगे, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उनके उसमें उनका फायदा हो जाएगा, अपना नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो, ये 200 रुपए का बोला था, 200 रुपए कॉस्ट बोली थी उसे, तो उसे हम बोल देंगे एक ये जो है ये गुड्स की कॉस्ट जो है वो 340 है। भले 200 कॉस्ट है, बट बोलेंगे कितना, 340, ठीक है। अभी उसे पता ही नहीं कॉस्ट, उसे इनवॉइस जो भेजा ना, इनवॉइस में मैंने लिख के भेजा कि 340 का एक यूनिट है। कितने का है? 340। सुना गया? एक्चुअल कितना है मुझे ही पता है, एक्चुअल कितना है 200 ही, बट इनवॉइस में लिखा, कौन सी इनवॉइस? प्रोफार्मा इनवॉइस। उसमें क्या लिखा, ये गुड्स कितने का है? 340। तो उसे कितना कॉस्ट पता है? 340, बट इनवॉइस में लिखा है, इस वजह से उसे इनवॉइस प्राइस बुलाते हैं। मतलब अगर आपने 200 रुपए इनवॉइस में लिखा एज एन कॉस्ट, तो 200 रुपए ही आपकी कॉस्ट प्राइस है और 200 रुपए ही इनवॉइस प्राइस है। लेकिन आपने 200 रुपए कॉस्ट प्राइस है बट इनवॉइस में लिखा 340, उसे बताने के लिए। तो आपकी इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई? 340, कॉस्ट कितनी हो गई? 200। अभी वो पर्सन बेचारा कैलकुलेट क्या करेगा, 400 माइनस 40, उसका कमीशन कितना बचा? 360 वो हमें भेज देगा, ठीक है। और वो कैलकुलेट करता है तो उसे कितना मिलेगा? 20। वो क्या सोचेगा, हाँ मुझे 40 मिल रहा है, और उसे भी मिलना चाहिए ना, उसकी भी बच्चे हैं, अरे मेरे तो सबके है, ठीक है, तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो रहम काके 20 रुपीज आपको दे देगा, बट हमें ही पता है हमने उसे क्या, हाँ मतलब कैसे मामू बनाया, ठीक है, ये हमें ही पता है। मामू, हाँ ठीक है। अरे तो समझ आ गया बाकी लोगों को, ठीक है। कैसे मामू बनाया, मामू कैसे बनाया? 200 रुपए के गुड्स है, बताते हो कितने बता दिए? 340 के, बताने के लिए इनवॉइस में लिख दिया, उससे हमने ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस छुपा दी, ठीक है। तो 340 पे गुड्स भेजे, अभी 340 पे उसे बता दिया, उसने क्या किया, 400 में बेच दिए, 40 रुपए खुद का कमीशन कट किया, बचे कितने? 360 से दिया, हमें दे दिया, ठीक है। और हमारा कॉस्ट उसके हिसाब से कितना है? 340। तो उसके सामने क्या दिख रहा है, हमें कितने मिल रहे हैं? 20। अरे वो उसने बता दिया रैंडमली, उसे ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बतानी थी, तो इस वजह से उसने ऐसी कॉस्ट बता दी, ऐसे बताते वक्त बता दिया कि मुझे 340 में मिलता है। आप किसी दोस्त के पास जाते हो ना, कहते हो कि अरे ये गुड्स दे दो, तो उसे आप कहते हो कि अरे ये सस्ते में देना, मतलब अपने लिए, तो क्या बोलता है, नहीं यार मुझे इतने में आता है, उससे कम नहीं कर सकता, ठीक है। बट उससे आता है और भी कम प्राइस में, बट वो बोलते वक्त क्या बोलता है, मुझे भी इतने प्राइस पे आता है, तो मैं तुझे कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं। समझ में आए? मतलब मान लो एक मोबाइल का शॉप है, वो आपका दोस्त ही अच्छा, ओके, वहां पे आप एक 25,000 का मोबाइल ले दो, तो उसे बोलते हो कि थोड़ा कम कर दे, उसने क्या किया 24,000 पे, तुम बोल रहे हो और कम करो, तो क्या बोलेगा? मुझे भी 24,000 में आता है, मैंने कुछ भी नहीं लिया, पूरा तुझे दे दिया, बट उसे एक्चुअली वो 22,000 में आता हो, फॉर एग्जाम्पल उसे वो 22,000 में आता हो,
ठीक है। तो उसने क्या किया, बताते वक्त कॉस्ट प्राइस बढ़ा के बता दी ताकि हमें पता ना चले कि वो कितना कमाया। तो वैसे वो बता दिया, समझ आ गया। तो आप एक अमाउंट सोच सकते हो जो आप इनवॉइस में उसे इन्फॉर्म करोगे कि ये मेरी कॉस्ट है, जो झूठी होगी, समझ आ गया, झूठी होगी, उतनी कॉस्ट है ही नहीं। सिर्फ उसे पता ना चले, क्या पता ना चले, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है और मुझे कितना एक्चुअल प्रॉफिट होता है, वो उसे पता ना चले, इस वजह से उसे मैंने झूठी प्राइस बता दी। और वो झूठी को क्या कहते हैं, इनवॉइस प्राइस, या झूठी। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। समझा गया। अगर आपने 200 रुपए प्राइस है कॉस्ट प्राइस और वही इनवॉइस में लिखी तो आपकी इनवॉइस प्राइस भी 200 ही है, कॉस्ट प्राइस भी 200 है, इनवॉइस में लिखा मतलब इनवॉइस प्राइस भी 200 है। इनवॉइस प्राइस इज नथिंग द अमाउंट विच इज और द प्राइस विच इज शोन इन प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो वो आपने झूठी बताई हो तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, कॉस्ट प्राइस अलग है, इनवॉइस प्राइस अलग है। अच्छा, ओके, उसे आपने गुड्स 200 रुपए के हैं, 200 रुपए के हैं, गुड्स कितने के बोलो, 200, आपने उसे बता दिया, कितने बता दिए, 340, ठीक है। ओके, 340 पे गुड्स भेजे, आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया, हाँ कितना कितना कमाया, 160। ओके, आपने कितना कमाया, 160, 140, बराबर कितना। ओके, ऑप्शन, ओके, ऑप्शन ए आपने कितना कमाया, 200, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, सी बहुत पसंद है तुम लोगों को। हाँ कुछ लॉजिक, हाँ बोलो, तुम ही बोलो। हाँ चंपा, हाँ ओके। 340 माइनस 200, सर कितना आसान है, कुछ भी पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहां पे कंसर्न ने एक्चुअली जो कमाया है वो बैंगन, क्या कमाया, बैंगन। कमाते तब है जब बेचा जाता है। अरे बेचा कहां पे, सिर्फ गुड्स भेजे उसको, और बेचते हो तो उसे बोला 340 में गुड्स है, कमाया क्या, क्या कमाया, बैंगन। तो याद रखना, हाँ कुछ नहीं कमाया, कमाया नहीं है, कमाया तब जाता है जब बेचा जाता है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो 200 और 340 के बीच में जो 140 का फर्क है, इसे हम लोडिंग कहते हैं। वो लोडिंग बाद में रिवर्स की जाती है। सभी लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा तो है, ठीक है, पढ़ा तो है। ओके, सभी लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो भी हम क्या करते हैं कि पहले दिखाते हो डेबिट साइड पे गुड्स भेजे 340 के दिखाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही होता है, परचेस डेबिट साइड पे दिखाते हैं, सेल क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। वैसे वहां पे परचेस नहीं होता है, कंसाइनी परचेस नहीं करता है। कंसाइनी क्या करता है, गुड्स लेता है कंसाइनर के पास से, तो कितने के लिए, 340। उसमें से 140 जो है वो सच में कॉस्ट है क्या, नहीं है। तो 140 इमीडिएटली क्या किया जाता है, क्रेडिट साइड पे रिवर्स किए जाते हैं, ताकि इफेक्ट कितना मिले, 200 का इफेक्ट मिले। आज समझ में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो बोलने के लिए 340 बोले हैं, कमाए कुछ नहीं। बाद में क्लोजिंग स्टॉक उसके पास जो पड़े 10 यूनिट, वो भी क्या बोलेगा, 340 का एक था, ऐसे 10 स्टॉक पड़े मेरे पास 3400 का, वो अकाउंट सेल में लिख के भेज रहा है, क्या लिख के भेज रहा है, 3400 का मेरे पास स्टॉक है, बट मुझे ही पता है क्या, क्या बताया, वो 3400 का नहीं है, कितने का है, 200 इंटू 10, 2000 का है। तो मैं क्या करूंगा, उसे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करना ना, क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा, कितने में, 3400। बट इसमें से 1400 अगर मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया एक्स्ट्रा, जो कमाए नहीं है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से उसमें से 1400 में डेबिट साइड पे रिवर्स कर देता हूं एज एन स्टॉक रिजर्व, कि स्टॉक में ऐसा कुछ तो भी प्रॉफिट है जो अभी तक कमाया नहीं है, फ्यूचर में कमाएंगे। कब कमाएंगे, जब वो कंसाइनी बेचेगा। स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये जो 200 का गुड्स है वो 400 में बेचा जा सकता है, यस, बट बेचा जाएगा तब जाएगा। आज उसे 340 में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिखते वक्त क्रेडिट साइड पे 340 में लिखता हूं और उसका 140 डेबिट कर देता हूं। हुआ क्या,
हुआ क्या, इफेक्टिवली क्रेडिट साइड पे कितना लिखा, 200 ही लिखा, कॉस्ट प्राइस ही लिखी। हम वही कहते हैं ना, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज लेस, 200 रुपये उसकी कॉस्ट है तो 200 रुपये में दिखना चाहिए ना। तो ये लोडिंग हमेशा क्या की जाती है, बोलो, लोडिंग क्या की जाती है, रिवर्स की जाती है, बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिट विच इज अर्न, कमाया नहीं होता है, या हमने किसी को पे भी नहीं किया सच में, वो सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया, तो सर हम डायरेक्टली 200 पे लिख दे तो क्या प्रॉब्लम है। समझ आ गया, 340 में गुड्स भेजा, उसे 340 पता है, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है, हम बनाते हैं, तो हमने डायरेक्टली 200 पे ही बना दिया कंसाइनमेंट अकाउंट, तो रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता नहीं 200 पे है, तो कॉस्ट पे बना सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आएगा, ओके, वो किसी ने आपको कॉल करके बोलता है वो लास्ट टाइम आपने जो गुड्स भेजा था ना, ठीक है, वो कितने में भेजा था मुझे याद नहीं आ रहा, आपने कितने में लिखा है आपके यहाँ पे 200, आपको यही पता नहीं कितने में भेजा, तो आपने अकाउंट ही मेंटेन करते वक्त ऐसा किया कि 340 में भेजे, उसमें से 140 रिवर्स, कोई कंफ्यूजन वाला, रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है ना। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है कि हम 340 में दिखाएंगे, उसका 140 रिवर्स कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स बाद में आके पूछते हैं कि सर इतना क्यों करना, डायरेक्टली आप 200 पे ही डेबिट दे दो, ठीक है, बट बाद में अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए। और समझ में क्या मैं क्या बोल रहा हूं, इस वजह से ओके याद रखना, कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट प्राइस प्लस बाद में इनवॉइस प्राइस माइनस बाद में और क्या हो सकता है, सीपी प्लस एंड इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये जनरली होता है ऐसा। प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल मतलब वो जो 340 के ऊपर 60 रुपए है ना, देखो 200 के गुड्स कितने में 140 लगा के 340 में भेजे, उसे बोला कि ऊपर 60 रुपए कमाओ और 400 में भेज दो। समझ गया। तो इस तरह से अभी आपको जब कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो और सेलिंग प्राइस दी है तो बहुत सी बार पहले सेलिंग प्राइस से इनवॉइस प्राइस पे पहुंचना पड़ता है रिवर्स, और बाद में इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे। सभी लोग थे जब मैंने परसेंटेज का कन्वर्जन बताया था, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, याद है कि नहीं, रूल याद हो गया ना, क्या था बोलो, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा। हाँ चलो बोलो फास्ट। हाँ चलो फिर से बोलो, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, ठीक है। अभी इसमें ध्यान दो, इसमें याद रखना ओके, हमने क्या देखा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो जब देखा था उसमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस इसका कंपैरिजन किया था सेल ऑन अप्रैल में, तो उसमें क्या बताया था, सेल प्राइस ज्यादा होती है तो उसके ऊपर का परसेंटेज कम रहता है, और कॉस्ट प्राइस कम रहती है तो परसेंटेज ज्यादा रहता है। अभी यहाँ पे कंपैरिजन किसका होगा, कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, इन दोनों में से ज्यादा क्या होता है, इनवॉइस प्राइस, तो उस पे परसेंटेज जनरली कम रहते हैं, कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज ज्यादा रहता है। मतलब अगर मैंने बोला प्रॉब्लम में बोला है कॉस्ट प्राइस पे 25% है बट वैल्यू इनवॉइस प्राइस की दी है, तो आपको क्या सोचना है, इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो इनवॉइस प्राइस पे ज्यादा होती है तो परसेंटेज क्या होते हैं कम। 25% का अगला स्टेप जो कम वाला है वो मैंने क्या बताया था 20%।
और वही इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है कभी कभी। तो दोनों में से ज्यादा क्या है, इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस? सेल प्राइस। तो सेल प्राइस पे जनरली इनवॉइस प्राइस के कंपैरिजन में परसेंटेज कम दिखाई देते हैं। तो जो अमाउंट ज्यादा है, मतलब मान लो पहला कंपैरिजन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस, और दूसरा कंपैरिजन क्या होगा, इनवॉइस प्राइस एंड सेल प्राइस। तो मैंने जो ज्यादा है बराबर वो कहां पे लिख दिया, अपोजिट साइड पे लिख दिया। अगर कॉस्ट प्राइस पे 100% है, कॉस्ट प्राइस पे 100% है, तो इनवॉइस प्राइस पे जो अमाउंट ज्यादा है उस पे 50% दिखाई देंगे। कैसे? कॉस्ट प्राइस 100 है, उस पे उन्होंने क्या बोला है 100%, बराबर। तो कितना आता है 200, मतलब इन शॉर्ट 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। कॉस्ट प्राइस, बाद में क्या, लोडिंग, ये क्या है इनवॉइस प्राइस। अभी अब देखो कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट है, 100%, और वही लोडिंग इनवॉइस प्राइस पे कितना है 50 है ना। समझ आ गया क्या? ये कॉस्ट प्राइस पे वो 100% था, बट जब वही अमाउंट 100 रुपए का अमाउंट लोडिंग का अमाउंट मैंने सेल प्राइस के साथ, सॉरी इनवॉइस प्राइस के साथ कंपेयर किया तो कितना आ गया 50%। वो कितना आ गया 50%। कोई डाउट? नो? ठीक है, तो यहां पे क्या बनता है 50%। अगर 50% है तो बाद में, ये पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इस वजह से वहां पे मैं लिख रहा हूं। उस वक्त हमने प्रॉपर्ली लगभग 20-25 मिनट उसके ऊपर ही टाइम दिया था, 15-20 मिनट, कि ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या होता है। बाद में 25% है तो 20%। बाद में सेल ऑन अप्रैल बेसिस पे देखा था ना हमने ये। अभी और एक लेके चलते हैं, चलो एग्जांपल। 100 कॉस्ट है प्लस लोडिंग बताया कॉस्ट पे 50%। बोलो कॉस्ट पे 50% मतलब कितनी आती है 50, तो टोटल कितना आता है 150। अभी ये जो लोडिंग है 50 रुपए अमाउंट जो है वो कॉस्ट पे कितनी है 50%, बराबर। और यही 150 के ऊपर कितना है 1/3 मतलब कितना 100% का 1/3 33.33%। समझ आ गया? तो आपका लोडिंग परसेंटेज आपको दिया जाता है, लोडिंग परसेंटेज दिया जाता है, वो कहा जाता है कि कॉस्ट पे। अभी लोडिंग कांस्टेंट रहना चाहिए, 140 का 140 से होना चाहिए, या 50 का 50 से रहना चाहिए। सिर्फ वो परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो ना, जो अमाउंट है वो अमाउंट अगर कम हो, मतलब 200 रुपए में से 20 रुपए 10% होता है, ठीक है। और 100 रुपए में अगर 20 रुपए कंपेयर किया जाए तो कितने बन जाते हैं 20%, मतलब 20 रुपए कांस्टेंट है, बट आप जिस वैल्यू के साथ कंपेयर करो वो अगर ज्यादा हो तो परसेंटेज तो कम ही दिखाई देंगे ना। तो प्रॉफिट अगर मैंने कंपेयर किया किसके साथ, सेल प्राइस के साथ, और प्रॉफिट मैंने कंपेयर किया कॉस्ट प्राइस के साथ, प्रॉफिट तो कांस्टेंट है, लेकिन परसेंटेज कहां पे ज्यादा दिखाई देंगे, व्हेन आई विल कंपेयर इट विद द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की अमाउंट कम है तो परसेंटेज ज्यादा दिखाई देते हैं। समझ आ गया? कोई डाउट है? नो? ठीक है, तो इस तरह से, इससे मैंने दूसरा भी कहा था कि अगर इनवॉइस प्राइस पे 1 है तो वो यहां पे 1/2 है, याद है? बाद में 1/2 है तो 1/3 है, ठीक है, ये भी हमने देखा था। ले अभी ये चैप्टर के लिए मतलब ऑब्वियसली ये चीजें भी यूजफुल रहने वाली है। क्लियर? कोई डाउट है? समझ में आ गया इसमें? कोई डाउट नहीं है? आज जो पढ़ा उसमें डाउट पक्का? ठीक है, मतलब अभी अपना क्या बचता है इसमें से, एक तो कमीशन बचता है, ठीक है, दूसरा आई थिंक कंसाइनमेंट अकाउंट बचता है, कमीशन, ओके, और दूसरा कंसाइनमेंट अकाउंट, और क्या बचता है बैड डेट्स, वो तो कमीशन में ही आता है, ठीक है, मतलब वो आप डेल क्रेडिट कमीशन बोल रहे होंगे, वो तो उसमें कवर हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो मिलता है, बाय।